तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला हुआ है। देखो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दीज टू, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 रेडियन विद द प्लेन दिस वन। इस प्लेन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्लेन जो है किससे किससे पास हो रहा है, ये देखो। एक तो ये पास हो रहा है 1 0 0 से, राइट, 1 0 0 से, तो 1 0 0 ये हो गया। एक ये पास हो रहा है 0 1 0 से, 0 1 0 मतलब वाई एक्सेस पे पॉइंट हो गया। और एक हम ले लेते हैं कि ये सपोज इससे पास हो रहा है 0 0 C से। अगर ऐसा है तो इस प्लेन की इक्वेशन, बल्कि C की जगह हम 1/c ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक्स एक्स इंटरसेप्ट हो गया 1, वाई एक्स इंटरसेप्ट हो गया 1 और जेड एक्स इंटरसेप्ट हो गया 1/c। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/1 प्लस y/1, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देते हैं, प्लस z/1/c। तो जब 1/c लिखोगे तो c ऊपर चला जाएगा, इसीलिए हमने 1/c लिखा है, जिससे थोड़ा सा आसान लगे, इक्वल टू 1। तो ये प्लेन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई प्लस cz-1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस वन। तो इसको हमें अपने को फाइंड करना है, मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 रेडियन विद द प्लेन दिस वन। अब इससे π/4 रेडियन एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब इसका नॉर्मल जो हो गया n वेक्टर या n1 वेक्टर बोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप, और जो गिवन प्लेन है उसका नॉर्मल है n2 वेक्टर बोल देते हैं, आ जाएगा x आई कैप, मतलब x आई कैप, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप, सही है। अब इनके बीच एंगल जो है वो π/4 है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर cos π/4, ठीक है। तो n1 डॉट n2 कितना आ जाएगा, मॉड लगा सकते थे हम लोग, ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो ये आ जाएगा कितना 1 + 1, और यहाँ भी 1, तो 1 2 हो गया ये डॉट प्रोडक्ट, और इसका मॉडुलस लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 1² + 1² मतलब 2 + c² बनेगा। मॉडुलस ऑफ n2 जो है अपने पास वो है √2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी इंटू 1/√2, सही है, 1/√2। चलो 1/√2 हो गया कैंसिल, तो इससे हमारे पास c² देखो आ गया। अगर स्क्वायरिंग कर दें तो c² + 2 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब c² हो गया 2, इसका मतलब c की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, दैट इज ±√2। तो c की अपनी दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई ±√2, इसका मतलब अपने पास इक्वेशन हो गई, यही प्लेन था, c की वैल्यू अपने पास आ गई, तो इक्वेशन हो गई x + y ±√2z इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया इसका। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ध्यान देना, एक तो इन्होंने ये बोला है इफ द प्लेन्स दीज थ्री पास थ्रू ए स्ट्रेट लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। कह रहे हैं ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है। तो सुनो, अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे इफ द प्लेन्स दिस वन दीज थ्री पास थ्रू अ स्ट्रेट लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो एक ही स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, इसका मतलब अगर हम पहले दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, मतलब इस तरह से है ये प्लेन, मतलब पहले दो से अगर हम फैमिली ऑफ प्लेन्स लिख दें तो तीसरा प्लेन भी इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए, ठीक है, तीसरा प्लेन भी इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए, ठीक है। तो पहले दो से हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं, आ जाएगा x - cy - bz प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ cx - y प्लस az इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब क्या होना चाहिए कि भाई जो तीसरा प्लेन है वो इसी फॉर्म का आना चाहिए, तीसरा प्लेन जो है इसी फॉर्म का आना चाहिए, तभी हम कहेंगे तीसरा प्लेन भी जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। तो हम कंपेयर कर देते हैं, मतलब दोनों प्लेन आइडेंटिकल की कंडीशन लगा देते हैं, कोई ना कोई लेमडा के लिए ऐसा होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे 1 + λc x बना, ठीक है ना, और प्लस ये बना -c, y वाला हो गया -λ y हो गया, फिर प्लस z का देखेंगे तो -b यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा a λz इज इक्वल टू 0, और तीसरा प्लेन जो दिया हुआ है वो है bx प्लस ay माइनस z इज इक्वल टू 0। तो दोनों आइडेंटिकल प्लेन की कंडीशन लगा दो, दोनों प्लेन आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब कोफिशिएंट्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए, इसका मतलब 1 +
लेमडा सी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस सी माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस बी प्लस ए लेमडा डिवाइड बाई -1। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इससे हमें लेमडा हटाना है, समझना। इससे अगर हमें लेमडा हटाना है तो एक काम तो ये करो, लेमडा हटाने के लिए बढ़िया तरीका बताते हैं। देखो क्या करें, अगर हम सेकेंड वाले में ऊपर नीचे सी का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दें, ठीक है, तो यही किसके इक्वल हो जाएगा। देखो सेकेंड वाले में ऊपर और नीचे सी का मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट में ऐड करते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस ए सी, लेमडा सी हो जाएगा कैंसिल और नीचे बनेगा बी प्लस ए सी। करेक्ट, लेमडा खत्म हुआ, दिस इज इक्वल टू। अब देखो, अब तीसरे वाले को भी अपने को यूज करना है। फर्स्ट को यूज कर लिया, अब तीसरे वाले को देखो कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तीसरे वाले को हम लेमडा हटाना चाहते हैं तीसरे वाले से, तो लेमडा अगर हटाना है तीसरे से क्या, सेकेंड और थर्ड को यूज कर लेते हैं। सेकेंड और थर्ड को यूज करो तो सेकेंड में इस बार आप ए से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले में ऐड कर दो, तो ये बनेगा माइनस बी और ए का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो माइनस ए सी, लेमडा ए लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड वाले में ए का मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड किया है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट, सही है। बस अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इससे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखो ये 1 यहाँ पे आएगा, -1 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, -1 आ जाएगा, फिर प्लस ए सी आ जाएगा, और क्या आएगा देखो, प्लस ए स्क्वायर आएगा। करेक्ट, और फिर ये आएगा माइनस ए क्यूब सी, ए क्यूब सी बन गया, ये सही है। और राइट साइड में देखो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लें तो बी प्लस ए सी होल स्क्वायर बन जाएगा। बी प्लस ए सी होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और आएगा प्लस 2 ABC। करेक्ट, 2 ABC बन गया ये, सही। थोड़ा सा कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है अपने को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, एक बार और चेक कर लो। ये सही लिखा है ना अपन ने, ये लिखा था अपने ने एक्स वाला कोफिशिएंट 1 प्लस लेमडा सी, सही है। वाई का कोफिशिएंट देखो, यहाँ से माइनस सी आया और यहाँ से आया माइनस लेमडा, ये भी सही है। जेड वाला देख लो जरा, यहाँ से माइनस बी और यहाँ से ए जेड, और फिर कोफिशिएंट हमने कंपेयर कर दिया है, बिल्कुल सही। 1 प्लस लेमडा सी अपॉन बी, ये सब सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। फिर से देखो, हमने इस वाले में सी का मल्टीप्लाई करके, सेकेंड वाले में सी का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड किया, ठीक है, फर्स्ट में ऐड किया, तो सी का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो 1 माइनस, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हुआ है, ये देखो सेकेंड वाले में हमने सी का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड किया था, तो सी का मल्टीप्लाई करके ऐड किया था तो ये माइनस सी स्क्वायर बनेगा। ठीक, बाकी ठीक है। चलो नीचे भी सी का मल्टीप्लाई करें, बाकी ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो, फिर ये कितना आ जाएगा, ये आएगा अपने पास -1। करेक्ट, -1 आएगा बिल्कुल, -1, और फिर ये आएगा 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, फिर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर आएगा और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, सही है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया, सही है। अभी देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट साइड में, या ऐसा करो राइट साइड से माइनस लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो अगर राइट साइड से माइनस लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे बना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABC। करेक्ट, 2ABC लिख दो इसको। अब देखो कुछ कैंसिल हुआ क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया कैंसिल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पूरे टर्म्स उधर ले जाओ तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, राइट साइड में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ABC, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 1। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इफ n वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू अ प्लेन एंड p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो कुछ नहीं करना है इसमें, r डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, p, तो यहाँ प्लस माइनस p हो जाएगा, सही है ना भाई। ओरिजिन से डिस्टेंस p बोला हुआ है तो वो प्लस में हो सकता है माइनस में हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस p बोल देते हैं।
दोनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। चलो सेकेंड पार्ट में देखें। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द ओरिजिन एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दीज टू। तो इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो फैमिली ऑफ प्लेन मीन्स आर डॉट ए वेक्टर माइनस पी प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ दूसरा वाला वेक्टर आर डॉट बी वेक्टर माइनस क्यू। फैमिली ऑफ प्लेन हो गया। और ये किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब 0 0 0 मीन्स आर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये इसमें डालोगे तो माइनस पी बन जाएगा, पहला वाला 0 हो जाएगा। यहाँ आर डॉट बी भी 0 हो जाएगा, तो माइनस लेमडा क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा कितना आ गया, देखो लेमडा आ गया माइनस पी बाई क्यू। लेमडा यहाँ रख दो, तो ये हमारे पास बना आर डॉट ए वेक्टर माइनस पी। लेमडा की वैल्यू है माइनस पी बाई क्यू, तो माइनस पी बाई क्यू लिख दो। और आर डॉट बी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, करेक्ट। फर्दर दिस इम्प्लाइज आर डॉट ए, क्यू को यहाँ भेज दो, तो आर डॉट ए इंटू क्यू माइनस पी क्यू, ठीक है ना। फिर ये बनेगा माइनस पी आर डॉट बी वेक्टर प्लस पी क्यू। तो ये तो हो गया अपने पास 0, कैंसिल हो गया। और इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। आर कॉमन लेके लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल आर को कॉमन लेना चाहो तो लेके लिख सकते हो। देखो आर कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा डॉट में क्यू टाइम्स ए वेक्टर, और यहाँ बनेगा माइनस पी टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आ गया अपने पास सेकेंड का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहे हैं गिवन वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ टेट्राहेड्रन, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स डी इज। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। टेट्राहेड्रन कहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स डी इज। वर्टेक्स डी से एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया है वो अपने को निकालना है डी से। तो ऐसा करो, ऐसे बना लो ये डायग्राम, इस तरह से यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास सपोज ये इस तरह का टेट्राहेड्रन बन गया। इसको हम ले लेते हैं कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट ऐसे ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, और ये जो वर्टेक्स डी है इसको यहाँ टॉप पे ले लो। तो सारे वर्टिसेस अपने को पता है, सही है, ए बी सी डी सब पता है। इसमें हमें डी से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो हम देखते हैं। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स डी, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कहाँ पे, अपोजिट फेस पे। इसको एल्टीट्यूड बोलेंगे हम लोग। इसका मतलब ये लेंथ अपने को फाइंड करना है। मान लो यहाँ पे किसी पॉइंट एम पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट एम जो है ए सी बी प्लेन में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। और वर्टेक्स डी मतलब डी क्या है अपने पास, -5 -4 8, सही है। तो वर्टेक्स डी की डिस्टेंस प्लेन ए बी से निकाल लेते हैं। तो ए बी प्लेन की इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सारे वर्टिसेस पता है, इसमें कोई भी जनरल पॉइंट ले लो। मान लो ये कोई जनरल पॉइंट है आर, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड लेंगे। तो एक तो हम ये वेक्टर बना लेंगे अपना, ठीक है ना। बाकी ये दो वेक्टर ये बन जाएंगे, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, सही है। तो इस प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सा, ए बी सी, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट। तो एक तो हम लिखेंगे ए आर वेक्टर, तो ए आर वेक्टर लिखेंगे एक्स माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए के पॉइंट्स 2 हैं, वाई -3 और जेड -1 हो जाएगा। उसके बाद ए बी वेक्टर लिखेंगे, ए बी वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए वाले सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो ये आएगा 2, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा। फिर -2 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी में से ए वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, सी में से ए वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये अपना ए सी वेक्टर बन जाएगा। तो 6 - 2 4 हो गया, और 3 - 3 0 हो गया, और 7 -1 6 हो गया। ये तो अपना प्लेन आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ये हमारे पास बनेगा x -2, ठीक है, इसको हटाओ, ये आया -12, बस -12 आएगा ये। फिर -y -3, इसके बाद इसको हटा दो, 6 2 जा 12 माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये भी 12, सही है। और प्लस z -1 इंटू ये हटाओ 0 माइनस, तो +8 हो जाएगा इक्वल टू 0।
अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पूरे में से -4 हटा देते हैं। -4 हट जाएगा इजली, बिल्कुल हट जाएगा। -4 हटा देते हैं, तो -4 से अगर हटाएंगे तो ये 3 टाइम्स बनेगा -3, ये 3 बनेगा, 3x - 6 बन जाएगा। -4 हटा दिए, 24 था, 6 बनेगा ये, ठीक है ना। 6 प्लस का, तो +6y - 18 बन जाएगा, सही है। और ये हमने 4 हटाया है, तो यहाँ प्लस माइनस सॉरी -4 हटाया है, तो -4 हटाओगे, 6 4 जा 24 था ना ये, ठीक सही है। -4 हटाया है, -4 यहाँ हटाओगे तो -2 बनेगा, तो -2z + 2 बन गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो ये बना हमारे पास 3x + 6y - 2z, और ये हुआ -18, तो -18 - 6 कितना हो गया, -24 + 2, तो +22 हो गया, सॉरी -22 हो गया, सही ना। -24 में से 2 ऐड कर दो। तो अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। डी पॉइंट अपने को पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस DM कितना आ जाएगा, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगा, दैट इज -5 रखो यहाँ पे, -15 -24 -16 -22 होल डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3² + 6² + 2², सही है। तो ऊपर हमारे पास अगर देखा जाए तो 16, ये दोनों 24 और 16 मिलके कितना हो गया, 30, 40 हो गया ये, 40 ये हो गया, 40 सब माइनस के हैं देखो, 40 ये हो गया, फिर 22 और 15 भी ऐड होने हैं, तो कितना हो गया, खतरनाक सा आ रहा है देखो, ये 7 हो गया, 4 5 6 7 75 हो गया ये। नीचे देखें जरा कितना बन रहा है, 36 + 9 + 4, 36 + 4, वाह ये अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। 36 + 4 हो गया 40, + 9 49, 7 आ गया, अच्छा आंसर आ गया, तो 11 आ गया। सी ऑप्शन सही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन ओके कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू अपोजिट एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन फॉर्म बाय द प्लेन्स, दिस वन इज, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म बाय द प्लेन्स, ठीक है। तो देखो ऐसा करो, हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, चारों प्लेन की इक्वेशंस हैं। तो y + z = 0, x + z = 0, x + y = 0, और ये x + y + z = √3a। देखो हम चारों वर्टिसेस यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वर्टिसेस टोटल कितने होंगे, 4 वर्टिसेस, चारों को निकालते हैं, कैसे मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x + y यहाँ डालोगे तो z आ गया हमारे पास कितना, √3a, सही है ना, √3a। मतलब 3 3 के पेयर बना के अपने को सॉल्व करना है, 3 3 के पेयर बना के सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन 3 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन 3 को सॉल्व कर लो। इन 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, तो x + y को यहाँ डाला तो z 0 आ गया, और z आ गया √3a, और ये z यहाँ डालेंगे तो x कितना हो जाएगा, -z के इक्वल, तो x हो गया -√3a, सही है। उसके बाद y हो गया -x के इक्वल, मतलब z और y सेम हो गए, तो z = आल्सो √3a। तो एक वर्टेक्स तो ये निकल आया, ठीक है ना। ऐसे हमें चारों वर्टिसेस निकालने हैं, तो चारों वर्टिसेस हम लोग इसके निकाल लेंगे, ठीक है। अभी तो एक वर्टेक्स निकला है इन 3 को सॉल्व करके अब क्या करते हैं, हम लोग इन 3 को सॉल्व करते हैं। कौन से 3 को, ये वाला ले लो, ठीक, ये वाला ले लो, और इसको ले लो, ठीक है ना। तो इन अगर तीनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग, फिर देखो x + y, फिर z, ये z 0 दे देगा, फिर देखो दूसरे पॉइंट के लिए z फिर √3a आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ले लिया, अब इसको तीसरे के साथ ले रहे हैं, तो अब हमारे पास ये बनेगा, अब देखो y = -z है, तो y = -z हुआ, तो y = -z -√3 हो गया। अच्छा, और x + y = 0 है, तो x + y = 0 है, तो x हो गया -y के इक्वल,
माइनस वाई के इक्वल मतलब √3a के ही इक्वल हो गया। तो ठीक है, जेड ये हो गया, वाई ये हो गया। एक मिनट, ये वाला अपन ने गलत कर दिया यार। हमने ये जब 3 सॉल्व किए थे तो जेड हमारे पास √3 आया था, ठीक है ना। फिर एक्स आया था माइनस जेड, एक्स हो गया तो माइनस जेड, सही है। वाई कितना था, माइनस एक्स आया था, वाई कुछ, ठीक है, ये अपना वाई था, वाई था, ठीक है ना। अलग अलग पॉइंट है, देखो सेम पॉइंट नहीं है। वहाँ पे वाई माइनस √3a था, यहाँ वाई √3a है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर देखो सॉल्व करते हैं, कौन से 3। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो ये 3 हो गए। अब हम टिक मारते जा रहे हैं अलग अलग कलर से, अब अलग कलर से हम मार्क कर रहे हैं। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। अब इसको, इन तीनों को सॉल्व कर लो, चलो पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं। मतलब y प्लस जेड इजक्वल टू 0, एक्स प्लस जेड इजक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इजक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब अपने पास एक और बचा वर्टेक्स, वो कौन सा बचा हुआ है, कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं लिया है हमने, वो और देखो। हमने इसको इन दोनों के साथ ले लिया, इसको y प्लस जेड इजक्वल टू 0। तो अब हम देखो कौन से सॉल्व कर रहे हैं, अलग से लिख देते हैं। ये 3 हो गए थे, अब y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है ना। x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ले लो, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू √3a ले लो। सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं। देखो कौन कौन से लिए हम टिक कर देते हैं। एक तो हमने कौन सा लिया है, कलर चेंज करो, थोड़ा ब्लैक कलर ले लेते हैं। एक हमने ये वाला लिया, ठीक है ना। एक हमने ये लिया, और एक ये लिया। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लिया था, तो इसको हम ले लेते हैं। अब ये अगर हम यहाँ पे डालें, देखो y प्लस जेड अगर 0 यहाँ डालोगे, तो y प्लस जेड 0 डालोगे तो x हमारे पास आ जाएगा √3a। x हो गया √3a। अच्छा, x √3 हो गया, तो y यहाँ से z आ जाएगा माइनस एक्स के इक्वल, z आ जाएगा माइनस एक्स के इक्वल, तो माइनस √3a हो जाएगा। और z माइनस √3 हो गया, तो अब देखो y कितना हो जाएगा, y माइनस जेड के इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू √3a आ गया, ठीक है। चारों वर्टिसेज आ गए। इसके करस्पॉन्डिंग हम पॉइंट ए बोल देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग, ऐसा करो इसके करस्पॉन्डिंग ए बोल दो, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट बी बोल दो, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट सी बोल दो, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी बोल दो। अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं टेट्राहेड्रन। ये हमने टेट्राहेड्रन बनाया, ठीक है, ऐसे बना दिया रफली। चलो इसको हमने ए बोल दिया, तो ये तो ओरिजिन हो गया 0 0 0, ठीक है ना। फिर हम इसको बी बोल देते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लिख दो जरा। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास, सही से लिखना है। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, ठीक है ना, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है, और फिर जेड कोऑर्डिनेट लिखना है -√3a, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट ले लो, मान लो बी सी ले लो इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास हो जाएंगे कितने, सी हमने कौन सा लिया, ये वाला लिया। एक्स कोऑर्डिनेट -√3a है, वाई कोऑर्डिनेट है √3a, और जेड कोऑर्डिनेट है √3a। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसको डी ले लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ कितने हुए। डी के एक्स कोऑर्डिनेट √3a है, वाई कोऑर्डिनेट -√3a है, और जेड कोऑर्डिनेट √3a है। देखो कोई सेम तो नहीं आ रहे, कोई भी सेम नहीं आ रहे, सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या चाहिए, देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रन बन रहा होगा, अपने को चेक नहीं करना है, ठीक है ना। अपने को तो निकालना है कि भाई कोई भी दो अपोजिट साइड का निकालना है। तो मान लो हमने कौन कौन से लिया, एनी टू अपोजिट एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन। तो हम एक तो एज ये वाली ले लेते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं हम इसका। देखो एक तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं ये वाली एज। इन दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। तो इन दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस अगर निकालनी है, तो देखो हम क्या कहेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी इन दोनों के बीच, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए एक तो एसी लाइन की इक्वेशन लिख दो यहाँ पे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसी लाइन, एसी लाइन की इक्वेशन हो गई अपने पास आर वेक्टर इक्वल टू, या ऐसे ही बोलो इसको, देखो डायरेक्शन रेशियो से काम चल जाएगा। इसका डायरेक्शन रेशियोज कितना हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग, सही है ना। मतलब एसी वेक्टर, देखो जरा एसी वेक्टर कितना हो गया,
AC वेक्टर, ठीक है, ठीक, चलो AC वेक्टर अपने निकल आएगा। तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो हम AC का ऐसे लिख देंगे, देखो ये A और C से पास हो रहा है, वो B और D से पास हो रहा है, A और C से पास हो रहा है, तो AC का प्रोजेक्शन हम ले लेंगे, AC वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो, किसमें, डॉट दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, AC और BD का, तो डॉट, ये तो AC हमने ले लिया, नहीं नहीं नहीं, AB ऐसे लेना पड़ेगा, एक पॉइंट इसमें लेना पड़ेगा A, और ये वाला B पॉइंट ले लो, ठीक है ना। तो AB वेक्टर लेंगे, AB वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग परपेंडिकुलर टू बोथ, तो AC वेक्टर ले लो, ये डायरेक्शन क्रॉस कौन सा, AB का, AB वेक्टर ले लो, इसका क्रॉस ले लेंगे, तो इसके डायरेक्शन का वेक्टर हो जाएगा BD वेक्टर लिख सकते हो, या DB वेक्टर लिख दो, एक ही बात है। डिवाइड करेंगे किससे, AC वेक्टर डॉट BD वेक्टर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो मेन ये हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। तो मेन अपने को क्या करना है, मेन अपने को फाइंड करना है कि AC क्रॉस BD निकाल लो, AB तो अपने पास बड़ी आसानी से आ रहा है, AC क्रॉस BD निकालेंगे। तो AC क्रॉस BD निकालने के लिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, AC क्रॉस BD निकालो, ठीक है ना, दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसमें प्रोजेक्शन लेना है AB का, ठीक है। तो ये AC क्रॉस BD निकालने के लिए यहाँ हम लिखेंगे, देखो I क्रॉस I J K, AC के लिए पोजिशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A, C में से A वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -√3A, ये हो जाएगा √3A, ये हो जाएगा √3A, और BD में पोजिशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B, D में से B वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, D में से B वाला सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ जाएगा 0, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2√3A, करेक्ट, फिर इसमें ये सब्ट्रैक्ट करो तो 2√3A, सही है, ये बना अपने पास। अभी हम इसको निकालते हैं कैसे, देखो अब यहाँ से हमारे पास, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सेकेंड रो से √3 कॉमन ले लो, थर्ड से √3 कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3A², थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, I J K, और ये बना हमारे पास -1 1 1, ये हुआ 0 2, बल्कि 2 भी यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1, ठीक। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 6A² बना ये, और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो I कैप, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस J कैप, इसको हटाओ, इसको हटाओ, -1 हो गया, प्लस K कैप, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 1 हो गया, सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को सिर्फ वैसे, चलो AB वेक्टर लिख ही लो, AB वेक्टर कितना है देखो, पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A, तो √3A I कैप प्लस √3, बल्कि हम √3A कॉमन ही ले लेते हैं, तो √3A तो ले लो कॉमन, √3A हो जाएगा कॉमन, यही वेक्टर बन गया। तो बाकी बचेगा सिर्फ I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, ठीक है ना, और डॉट लेना है इसके यूनिट वेक्टर से। जब इसका यूनिट वेक्टर यहाँ लिखोगे तो सिर्फ इससे काम चल जाएगा, जो कि 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप है, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा √6, करेक्ट। तो हमारे पास ये बना √6 बन गया, नीचे इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई, ये तो है ये, और √3 कैंसिल हो गया, नीचे √2 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई √2A, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना, द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइन्स दिस वन एंड दिस आर कोप्लेनर। देखो पहला हम फैमिली ऑफ लाइन निकालते हैं, दूसरा हो फैमिली ऑफ लाइन, मतलब कोई भी प्लेन, देखो पहला जो है भाई क्या करना है, कोप्लेनर बोल रहे हैं ना, कि ये कोप्लेनर लाइन्स है, तो अच्छा ठीक है, चलो कोप्लेनर निकालना है, उसके लिए ए निकालना है, ठीक है। पहली लाइन जो है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है, तो ऐसा करो, पहली लाइन जो है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, और दूसरा भी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है, तो पहली लाइन का पहले डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या आएगा, I कैप J कैप K कैप, ये आएगा 2 - 1 3, भाई जो दोनों प्लेन का नॉर्मल है उसका क्रॉस करेंगे,
A1 -1। ठीक है, इसको पहले निकाल लो। इसको हम पहले का जो लाइन है इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम बोल देते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर बोल देते हैं पहले लाइन के लॉन्ग वेक्टर। तो ये आएगा आई कैप, इसको हटाओ, ये आएगा 1 -3, 1 - 3, फिर माइनस जे कैप, इसको हटाओ, ये आएगा -2 -3a, -2 -3a, प्लस के कैप निकालो, इसको हटाओ, ये आएगा 2 माइनस, तो प्लस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस ए। ठीक है, ये वेक्टर आ गया, अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो -2i कैप, और ये हो जाएगा +2 + 3a जे कैप, करेक्ट। और तीसरा वाला हुआ +2 + a के कैप। सही बात है। अब जरा दूसरे का भी नॉर्मल निकाल लो। दूसरा जो दोनों लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे बी वेक्टर बोल देते हैं, या चलो ए लिया है, बी, इसको करो बी वेक्टर मानो इसको, सॉरी, ठीक है ना। इस वाले को हम ले लेते हैं डी वेक्टर, तो ये डी के पैरेलल हो जाएगा ये लाइन। उसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, उसके लिए आई जे के इनके नॉर्मल सब क्रॉस करेंगे, तो 1 -3 1, सही है। और ये बनेगा हमारे पास 1 2 1, सही है। चलो अभी देखो क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास आई के, इसको हटाओ, ये बनेगा -2, सॉरी -3 -2, फिर माइनस जे कैप, इसको हटाओ, ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस के कैप, इसको हटाओ, 2 -3, तो +5 हो जाएगा ये भी। तो ये हमारे पास हो गया -5i कैप +5 के कैप। ठीक। अब चलो, अब इसमें समझना क्या है, समझना ये है कि पहले ये देखो, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं? क्या दोनों लाइंस पैरेलल होने के लिए आई और जे का रेशियो यही होना चाहिए, -1:1। तो क्या ये रेशियो है क्या? और उस केस में फिर जे वाला कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो जे अगर 0 करोगे इसमें, तो ए आएगा -2/3। लेकिन जब -2/3 हम यहाँ डालेंगे, तो ये वाला कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास, या ऐसे चेक कर लो भाई, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, यही देखना है ना अपने को। तो जे वाला 0 है, चलो ऐसे ही करना पड़ेगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। और -3/2 इसमें डालोगे, -2/3 होगा, सॉरी, -2/3 होगा। जब ये -2/3 इसमें डालोगे, तो 2 - 2/3 कितना हो गया बोलो? 3 2 जा 6, 6 में 2 माइनस कर दोगे तो 4/3 बनेगा। और ये है -2, तो रेशियो फिर -1:1 का नहीं आएगा फर्स्ट और लास्ट में। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस तो नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होनी पड़ेंगी, सही है। ठीक है, तो आप कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगाओ। पहले वाले लाइन पे कोई पॉइंट लो। पहले वाले लाइन पे हम कोई पॉइंट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। देखो, ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हम लोग x0 ले लेते हैं। क्या ले लिया जाए? x0 ले लें, बिल्कुल। तो पहले वाले लाइन के लिए हम x तो ले लेते हैं 0। तो x0 लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि a वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो x0 लोगे, और तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी -y + 3z + 4 = 0, और ये बनेगा y - z + 2 = 0। जरा ध्यान दो, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड करने से आएगा 2z + 6 = 0। इसका मतलब z = -3 आ गया, और z जैसे ही -3 आ गया यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा +5, तो y आ जाएगा -5। इसका मतलब पहले वाली लाइन जो है इस पॉइंट से पास होगी। पॉइंट लिख दें यहाँ पे 0 -5 -3। और दूसरी वाली लाइन इसी तरह से देखो, ऐसा कोई पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर हम इसमें y0 डाल दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। y0 डालोगे तो x + z 0 हो ही गया। ये यहाँ डालोगे तो, अच्छा, y0 लेने पे x + z 0 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, तो y0 नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। तो z0 ले लो इसमें। चलो दूसरे वाले में z0 लेते हैं हम। z अगर 0 लेंगे तो पहला वाले प्लेन के अकॉर्डिंग आ जाएगा x - 3y = 0, और दूसरे वाले में जब 0, तो ये बनेगा x + 2y, z0 डाला तो +1 = 0। ठीक है, तो अब ये ऐसा करो, ये x की वैल्यू 3y आया, ये इसमें डालोगे तो 5y हो जाएगा। 5y = 1, तो y हो जाएगा -1/5,
और y -1/5 हो गया तो x हो गया अपने पास उसका 3 टाइम्स, तो -3/5 हो गया। इसका मतलब ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये पास हो रही है x -3/5, y हो गया -1/5 और z हो गया 0। करेक्ट, ये आ गया अपने पास। तो अब हम ये कहते हैं कि जब दो प्लेन हैं तो ऐसे बना दो भाई, दोनों लाइन से एक ही प्लेन पे लाई करें तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगाते हैं। देखो ये बनेगा, पहली वाली लाइन जो है वो किससे पास हो रही है, ये पास हो रही है 0 -5 -3 से। किसके अलोंग है, ये किस वेक्टर के अलोंग है, -2i प्लस 2 प्लस, ये वेक्टर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, हमने इसको क्या लिया है, बी वेक्टर लिया है ना, तो बी वेक्टर के अलोंग है, इसको बी वेक्टर ही लिख दो। दूसरी वाली लाइन जो है वो पास हो रही है किससे, -3/5 -1/5 0 से, और किसके अलोंग है, वेक्टर सी के अलोंग है, वेक्टर वेक्टर डी के अलोंग। कितना है, वेक्टर डी के अलोंग है, तो -5 तो हटा ही, तो इसके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, i माइनस j लिख सकते हैं सिंपली, तो i माइनस k डायरेक्टली लिख दो। अब चलो हम इसमें कहेंगे कि भाई ये वाला वेक्टर जो बनेगा और ये तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। कोप्लेनर की कंडीशन लगाओ तो डिटर्मिनेंट, इससे हम लिखें तो हमारे पास सबसे पहले बी वेक्टर वाला लिख दो कुछ, क्योंकि उसमें ए आ रहा है, तो ये -2 लिखो, ये 2 + 3a लिखो, ये 2 + a लिखो, सही है। और इसके बाद हम लिख देते हैं ये वाला वेक्टर, ये मान लो सी वेक्टर बन रहा है, तो सी वेक्टर लिखते हैं तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस या पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस सी ऐसे लिख दो, ठीक है ना। ये वाला वेक्टर लिख दो तो 0 माइनस हो तो 3/5 हो जाएगा, -5 -1/5 तो +1/5 हो जाएगा, और यहाँ -3 -0 -3 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1 0 -1। करेक्ट, इसको अपने को 0 करना है, इससे a की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम जब 0 करते हैं तो एक काम करो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, ऐसा करो, थर्ड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम को थर्ड वाले में ऐड कर दो। तो अगर फर्स्ट वाले को थर्ड में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 3/5 1, यहाँ पे 2 + 3a लिखा हुआ है, बढ़िया है, -5 + 1/5 लिखा है, ये 0 लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला थर्ड में ऐड किया तो ये आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा 3/5 -3, और यहाँ पे आएगा ये 0। ठीक, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं थर्ड वाले रो से, थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे, ये और ये हट जाएगा, हमारे पास बनेगा 2 + 3a इंटू, ये हो जाएगा 3 से कॉमन ले लो तो बन जाएगा 1/5 -1, ठीक है ना। इसको हटाया, इसको हटाया, इन दोनों का प्रोडक्ट -a इंटू इसमें से -5 कॉमन ले लो तो +5 आ जाएगा, और ये बना -1, सही तो लिखा है -5 कॉमन नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा, देखो ये हमारे पास बनेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हटा दी, ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्लस लिख सकते हो इसको 5 - 1/5 इंटू a = 0। अब देखो कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कैलकुलेशन तो कर ही रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास बन रहा है 3, ठीक है, ये 3 लिखा रहने दो, ये 2 + 3a लिखा हुआ है, ये आएगा -4, आएगा -4, और नीचे 5 आएगा, वो कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 25 - 1, 25 - 1 हो गया 24, और 5 तो हम हटा ही दे रहे हैं, a = 0। अब 4 3 जा 12, 12 हट जाएगा पूरा बिल्कुल, तो 12 हट जाएगा, तो ये -12 हटा दो, 2 + 3a, -12 हटा दे रहे हैं तो ये माइनस आ जाएगा 2a = 0, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई -2, a = -2 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन तो थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं, a line L1 having direction ratios 1 0 1 lie on xz plane. Now this xz plane is rotated about z axis by an angle of 90 degree. Now the new position of L1 and L1 is L2. The angle between L1 and L2 is, तो ध्यान देना इसमें, ऐसे बनाओ, ये तो हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारे पास है y एक्सिस,
और ये है जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो अभी देखो जो L1 लाइन बोली हुई इसका डायरेक्शन रेशियो है 101, ठीक है ना। तो एक काम करो, ये लाइन सिंप्लिसिटी के लिए ओरिजिन से पास होते हुए मान लो, इससे एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये लाइन ऐसी है, क्योंकि ये किस प्लेन पे लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस तरह की लाइन बनेगी जिसका ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज 101 है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज 101 का मतलब हुआ कोसाइंस लोगे तो 1/√2 0 1/√2, तो एक्स एक्सेस से 45 डिग्री बनाएगा और जेड एक्सेस से भी 45 डिग्री बनाएगा, तो ऐसा बनेगा। अब जब हम एक्स जेड प्लेन को ध्यान से देखना, एक्स जेड प्लेन जो अपने पास है ये एक्स जेड प्लेन ऐसे बना लो समझने के लिए कि हमारे पास एक्स जेड प्लेन है, इसको हमने रोटेट किया किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, अबाउट जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास जेड एक्सिस है, इसके अबाउट 90 डिग्री पे इंक्लाइन रोटेट करेंगे, तो ये प्लेन ऐसे रोटेट करोगे इसके अबाउट, तो इस तरह से रोटेशन के बाद ये प्लेन बन जाएगा, जो कि कौन से प्लेन में आ जाएगा, वाईजेड प्लेन बन जाएगा। ये रोटेशन के बाद ऐसा बन जाएगा। इसको 90 डिग्री से पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिया, पूरे प्लेन को रोटेट कर दिया ये, ठीक है ना। पूरे प्लेन को ऐसे रोटेट कर दिया, सही है। तो जब ऐसा हम इसको रोटेट करेंगे तो ये जो लाइन अपने पास L1 थी, क्या थी ये लाइन L1, अब ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। ये L1 ये L2 लाइन बोल रहे हैं कि ये लाइन बन गई L2, ठीक है, ये L2 लाइन बन गई, बढ़िया है। तो इसका ये वाला इंक्लिनेशन 45 डिग्री होगा, ये भी इंक्लिनेशन 45 डिग्री होगा 45 डिग्री, बिल्कुल दोनों 45 डिग्री एंगल होंगे। तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो अब y और z है, वहाँ पे x और z था, यहाँ y और z है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे कितने, x वाला छोड़ दो तो 0 1 1, तो इसके थे 101, ठीक है ना, और इसके हो जाएंगे 0 1 1, ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें इनके बीच एंगल चाहिए। अच्छा कोई कह सकता है कि ये नीचे की तरफ भी तो रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो बोला नहीं है, बिल्कुल नीचे की तरफ रोटेट कर दो तो ये नीचे चला जाएगा, तब भी एंगल दोनों का सेम ही आएगा। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो अपने पास ये वाला एंगल है जेड एक्सिस से तो 45 ही बनेगा, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस से 135 डिग्री बनेगा। तो दूसरे वाले केस में जो L2 की एक और पोजीशन होगी उसमें बन जाएगा वाई एक्सिस से तो जेड एक्सिस से तो 45 ही रहेगा, तो ये 1 रहेगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 रहेगा, ठीक है ना। ये दो पॉसिबिलिटी हैं, ये केस फर्स्ट बना सकते हो कि भाई अगर ऐसे बनाया तो ये केस फर्स्ट बन जाएगा, और नीचे की तरफ लिया है तो ऐसा बन जाएगा। दोनों केस में एंगल सेम ही आना है, फिर भी हम दोनों केस में निकाल देते हैं। केस फर्स्ट में देखो तो L1 का जो वेक्टर है वो बना देते हैं, L1 डायरेक्शन का वेक्टर ये हो जाएगा I कैप प्लस K कैप, ठीक है ना। ये लाइन L1 के लिए हो गई। L2 के लिए हो जाएगा J कैप प्लस K कैप, इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल निकालते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो I कैप प्लस K कैप डॉट J कैप प्लस K कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वन मॉडुलस ऑफ सेकेंड वन और कॉस थीटा बोल देते हैं वो एंगल। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो 1/2, तो थीटा कितना हो गया 1/2 हुआ, तो थीटा हमारे पास हो गया ये 60 डिग्री, करेक्ट। मान लो केस सेकेंड डील करते हैं, केस सेकेंड में कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लेना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले L1 का लिख दो, ये तो I कैप प्लस K कैप ही था, और L2 के लिए लिखेंगे, L2 के लिए -J कैप प्लस K कैप लिख देंगे। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये तो लेफ्ट साइड में 1 ही आएगा, राइट साइड में इसका मॉडुलस √2, ये भी √2, और ये बनेगा कॉस थीटा, तब भी हमारे पास थीटा 60 डिग्री ही आएगा, दोनों केस में 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी ओके कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अगले पेज में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, देखो समझना ध्यान से। फोकाई ऑफ द एलिप्स लाई ऑन द प्लेन दिस वन, ये प्लेन पे फोकाई लाई कर रहे हैं और ये दोनों फोकाई दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो प्लेन हम यही मान लेते हैं कि अपना ये नॉर्मल प्लेन ही है और इसमें ये एलिप्स बना हुआ है, दोनों फोकाई इसी प्लेन में है। प्लेन की इक्वेशन अपने पास है
फोकाई दोनों दिए हुए हैं, एक को एस ले लेते हैं, एक को एस डैश ले लेते हैं। एस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एस डैश के भी दिए हुए हैं। तो इसका सेंटर निकल आएगा। सेंटर बताओ कितना हुआ, दोनों का सम बाई 2, दोनों का सम बाई 2, दोनों का सम बाई 2, 0 0 0 हो गया, ठीक है ना। तो सेंटर तो इसका 0 0 0 ओरिजिन हो गया ये, ठीक है ना। इलिप्स का सेंटर ओरिजिन हो गया। अच्छा, ये पूरा का पूरा किस प्लेन पे लाई कर रहा है? प्लेन हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। एसेंट्रिसिटी इन्होंने दी हुई है एलिप्स की 3/5 है। ठीक, सबसे पहले तो ये देखो फोकाई के बीच डिस्टेंस कितना होता है 2AE, और ये डिस्टेंस कितना हुआ AE हुआ, ये डिस्टेंस AE है। तो AE किसके इक्वल हुआ बताओ? AE इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन O एंड S। एस हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, एस पॉइंट जो है वो हम ले लेते हैं -54, या प्लस वाला ले लो 54,18, -20, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्लस ले रहे हो या माइनस ले रहे हो। तो ये दूसरा वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसका माइनस है -54, -18, 27। ठीक है, कौन सा एस लिया कौन सा एस डैश लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने पास। AE, अब AE कितना हुआ? O और S के बीच जो डिस्टेंस है वही तो AE होगा। तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ध्यान से देखो, डिस्टेंस बिटवीन O एंड S 54 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही बन जाएगा। इसमें खास बात देखो, ये सब के सब 9 से कैंसिल हो रहे हैं। 9 तो 9 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो 9 बाहर आ जाएगा। बाकी बताओ 6 आएगा, 6 स्क्वायर 36 हो गया, ये 2 आएगा तो 4 आएगा, और ये 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो 9 इंटू 7 आ गया, 9 इंटू 7। ठीक है, 9 इंटू 7 AE आ गया। तो इससे हम लोग A निकाल सकते हैं, बिल्कुल A निकाल सकते हैं। A इंटू E है 3/5 इज इक्वल टू 9 इंटू 7। तो यहाँ से हमारे पास A तो निकल आया, कितना? 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बनेगा 3 इंटू 5 इंटू 7। A तो आ गया। अब सुनो, हमारी जो डायरेक्ट्रिसेस है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स ये बनेगी और एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ बनेगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होगी ये देखना है। तो डायरेक्ट्रिक्स की हम अगर डिस्टेंस की बात करें ओरिजिन से, तो डिस्टेंस ये होगी, इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी फोक सेंटर से? तो ये A/E होगी, सॉरी ये कितना होगा? A/E होगा, सही है ना, A/E। तो A/E जरा निकाल के देख लो, A/E जो है वो कितना हो जाएगा? A/E निकालते हैं। A हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 7 है, और E से डिवीजन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा E था 3/5, तो ये 5/3 बन जाएगा, ये हो गया कैंसिल। ये हो गया 25 इंटू 7। ऐसे लिखा रहा है ना, ज़्यादा सिंप्लीफाई मत करो, ठीक है। ये भी इतना ही होगा डिस्टेंस वाइज A/E। मतलब हमें S डैश लाइन को हम जो ज्वाइन कर रहे हैं, इस लाइन पे, ये लाइन जो कि ऑब्वियसली क्या होगी? मेजर एक्सिस, इस लाइन पे हमें पॉइंट चाहिए। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? A/E डिस्टेंस पे। A/E डिस्टेंस हमारे पास है 25 इंटू 7 डिस्टेंस पे हमें ये पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट हमें मिल गया तो हम डायरेक्शन तो निकाल ही लेंगे। अभी डायरेक्शन देखो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं हम लोग। ये वाला जो लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे, और वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझना। उसको निकालने के लिए हम लोग OS वेक्टर लिख देते हैं। OS वेक्टर अगर देखा जाए, या इस डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए हमें, इस डायरेक्शन का वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O से, वो आएगा 54i कैप प्लस 18j कैप माइनस 27k कैप। उसमें से अगर हम 9 हटा दें तो बहुत सुंदर सी वैल्यू आ जाएगी। 9 हटा रहे हैं ना, 6i कैप प्लस 2 आएगा, 9 हटा रहे हैं ना तो 2j कैप माइनस कितना हो जाएगा? 9 हटा रहे हैं 3k कैप। ये वेक्टर तो हमें मिल गया, ठीक है ना। और प्लेन का नॉर्मल भी पता है, प्लेन का नॉर्मल जो है वो इस प्लेन के डायरेक्टली ऊपर साइड में है, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका हमें वेक्टर, उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। उसका डायरेक्शन तो ये वाला डायरेक्शन हम बोल देते हैं कि ये n वेक्टर है। तो n वेक्टर हम लिख सकते हैं, या चाहो तो इसको A वेक्टर लिख देते हैं हम लोग।
ए वेक्टर बोल देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के अलोंग जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर लिखते हैं। तो ए वेक्टर जो होगा वो होगा जो प्लेन का नॉर्मल है और ये जो अपने पास ये वाला लिखा हूं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको निकालने के लिए हम लिखते हैं आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, और यहां लिखो 6 2 - 3 इसका, और ठीक है रोटेट कर रहे हैं इसको। ए कैप वाला पहले लिख दो, ए कैप वाला चलो लिख दो पहले, सॉरी ए कैप नहीं, नॉर्मल का पहले लिख दो। नॉर्मल कितना है प्लेन का 2 3 6, ठीक है ना। और ये हमारे पास है 6 2 - 3। देखें जरा क्या बन रहा है ये हमारे पास आएगा, देखो आई कैप, इसको हटाओ इसको हटाओ, 9 - 12 सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जे कैप, अब हमारे पास आएगा, एक मिनट, जे आई वाला लिखा है ना, एक मिनट, इसको हटाया इसको हटाया, ये तो -9 आएगा, सॉरी -9 आएगा, ठीक है -9 लिख दो। -9 आ गया ये, और फिर माइनस, ठीक, माइनस जे कैप, इसको हटाओ इसको हटाओ, 3 2 6 -6 हुआ, और ये हुआ -36, करेक्ट, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद प्लस के कैप वाला लिखो, के कैप लिखोगे तो इसको हटाओगे इसको हटाओगे, 3 2 2 4 -18, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये बना, देखो 12 9 कितना हो गया, 9 ऐड करोगे तो 11 21 हो गया, -21 आई कैप, ये हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ये 36 + 6 42 हो गया, ये 42 जे कैप, और ये माइनस कितना हो गया 14 के कैप। मतलब इस डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियोज हम बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये 7 से हटा दो, -7 हटा दो तो 3, -7 हटा रहे हैं 6, माइनस हटा रहे हैं ना -7, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 - 6 2 ये डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे जो डायरेक्ट्रिक्स का डायरेक्शन है, ठीक है ना। बस अपने को अब ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। अगर हम ये दोनों पॉइंट्स निकाल लेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, कितनी डिस्टेंस पे 25/7, मतलब 175 आएगा, वो 175 यूनिट डिस्टेंस पे, कहाँ से, ओरिजिन से अलोंग दिस लाइन। तो ये वाली लाइन हमारे पास लिख सकते हैं, ये बताओ ओ एस लाइन की इक्वेशन, या हम ये पॉइंट ले लेते हैं, चलो एम कहीं लिया तो नहीं है, इसको एम ले लेते हैं, या ओ एस लाइन लिख दो डायरेक्ट, ये भी मत लिखो एम, ओ एस, ठीक है ना। ओ एस, हमें ओ एस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, डायरेक्शन रेशियोज, तो ये आ जाएगा x/6 = y/2 = z/-3, इसको ले लो लेमडा, ठीक है ना। तो किसी न किसी लेमडा के लिए ये पॉइंट बन रहा होगा, इसको हम m पॉइंट बोल लेते हैं, इसको n पॉइंट बोल लेते हैं। तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 6 लेमडा, 2 लेमडा, -3 लेमडा, और ये ओ एन जो है, ओ एन अपने पास है कितना 25/7। चलो ओ एन, तो जब एन पता है ओ पता है, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर 36 + 4 + 9, और ये लेमडा स्क्वायर बनेगा, स्क्वायरिंग करने हैं दोनों तरफ, तो ये 25 × 25 सही है, ×7 बनेगा ये। तो हमारे पास ये बना, अभी देखो 49 बना, क्या ये 49, तो उड़ा दो दोनों तरफ से, तो लेमडा हमारे पास आ गया 25। जब लेमडा 25 आ गया तो अपने पास पॉइंट आ गया भाई। पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स बता दो, कितना हो गया ये 6 × 150, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, लेमडा प्लस माइनस लिखोगे भाई, दोनों पॉइंट आ जाएंगे एम और एन एक साथ, प्लस वाला इस तरफ वाला और माइनस वाला उस तरफ, दोनों ही सेम डिस्टेंस पे है, ये भी 25 × 7 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से हमारे पास 150 आ गया एन पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो 150 हो गया, फिर अभी +25 लेके चल रहे हैं, और फिर एम के लिए माइनस ले लेंगे तो -150 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा डबल ऑफ दिस, तो 50 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -50, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा माइनस है, क्योंकि -3, तो -75 हो जाएगा, और ये +75 हो जाएगा। तो दोनों लाइन की इक्वेशन अब हम लिख देते हैं, डायरेक्शन रेशियोज पता है, दोनों पॉइंट्स भी पता है, तो डायरेक्ट्रिसेस आर क्या क्या बनेंगे, देखो x - x1 तो 150,
एक्स माइनस एक्स वन, पहले वाला लिख देते हैं जो एन से पास हो रहा है, -150 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस 50 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू जेड प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, एक ये हो जाएगा, दूसरा बोलो ये हो जाएगा x प्लस 150 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 150 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू जेड माइनस 75 डिवाइडेड बाई 2। ये लो भाई, ए ऑप्शन सही हो गया इसका करेक्ट। सिंगल चॉइस ही था, मल्टीपल चॉइस था नहीं, ए ऑप्शन ओके हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म बाय प्लेन्स हुज इक्वेशंस आर इज टी क्यूबिक यूनिट देन द वैल्यू ऑफ 3t इज। चलो उसी तरह का भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलो अब सॉल्व करते, ऐसा करते हैं कि पहले हम प्लेन लिख देते हैं सारे, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगला है z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। तो अब दो दो के कॉम्बिनेशन लो, पहले तीन तीन के लेने हैं अपने को। जैसे हमने सपोज पहले ले लिया, ये तीनों ले लेते हैं। चलो ये तीनों अगर ले लें, इनको सॉल्व करने की से क्या मिलेगा हमें, देखो आप x प्लस वाई इसमें डाल दोगे तो z आ जाएगा 1, सही है, z हो गया 1, इसमें z 1 हो गया और x हो गया कितना -1, माइनस जेड हो गया ना, और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा -x, तो y हो जाएगा -x 1 हो गया। ठीक है ना, ये तीन प्लेन ले लिए हमने। ठीक है, पहले वाले को छोड़ दिया, ये तीन ले लिए। अब दूसरे को छोड़ दो, बाकी तीन ले लो। ठीक है ना, तो अब हम कौन से तीन ले रहे हैं, पहले वाले को छोड़ा, आप दूसरे वाले को छोड़ दो, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखें इससे पॉइंट क्या आ रहा है। इसमें देखो y प्लस जेड 0 है ना, तो x आ गया 1, x आ गया 1। ठीक है ना, और x प्लस वाई 0 है तो z भी आ गया 1। ठीक है ना, और x y प्लस जेड का सम 0 है तो y आ गया -1, y इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया। अब दूसरे प्लेन को हमने छोड़ दिया था, अब तीसरे वाले प्लेन को हटाओ, बाकी तीन प्लेन्स लो। तीसरे प्लेन को हटा रहे हैं, बाकी तीन प्लेन ले रहे हैं, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तीसरे वाले प्लेन को हटा रहे हैं, z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और लास्ट वाला x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। बड़े आसानी से पॉइंट आ जाएगा, देखो डायरेक्ट अब पॉइंट ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखो अगर y प्लस जेड यहाँ 0 डालेंगे तो x आ गया 1, सही है ना, बिल्कुल सही है। और अगर z प्लस एक्स 0 डालेंगे, z प्लस एक्स 0 डालेंगे तो y भी 1 आ जाएगा, सही ना, गलत लिख दिया क्या, ठीक कोई नहीं। तो z कितना हो गया -1, देख लो तीनों का सम 0 है, y प्लस जेड 0 है क्या, y प्लस जेड 0 है, और z प्लस एक्स भी 0 है। ठीक, सही है, ये पॉइंट आ गया। इस वाले में ये पॉइंट क्या आया था, यहाँ लिख दो जरा, x था अपना -1, y था 1 और z था 1, x -1 तो y। इस वाले में क्या पॉइंट था अपने पास, इसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, देखो इसको c बोल देते हैं, इसको a बोल देते हैं, a इसको मत लो, इसको d ले लेते हैं। और ये c वाला पॉइंट कितना आ जाएगा बोलो, c वाला पॉइंट हो गया 1 -1 1, और d वाला और निकालना, d वाले के लिए लास्ट वाले को छोड़ोगे, इन तीनों को सॉल्व करोगे तो साफ दिख रहा है 0 0 0 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ गया 0 0 0। ठीक, चलो हमें ये चारों पॉइंट्स तो पता चल गए। देन द वैल्यू ऑफ 3t, वॉल्यूम निकालना है अपने को। ठीक है, देखो इस तरह से बना लो, ये हमने बोला कि देखो अपने पास ये इस तरह का टेट्राहेड्रन है, ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं 0 0 0, इसको बी बोल देते हैं, बी वाला क्या पॉइंट है देखो -1 1 0। ठीक है, सी वाला पॉइंट क्या है, सी वाला लिख दो, अब सी कहाँ लिखा है भाई, हाँ ये लिखा है, ये सी लिख देते हैं, सी के कोऑर्डिनेट है 1 -1 1, और डी वाला पॉइंट है, डी वाला पॉइंट है 1 1 -1। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम बोलना है टी, तो वॉल्यूम तो अपने पास निकल ही आ जाएगा। अब ये वाला वेक्टर पता है अपने को, ठीक है, कितना है -i कैप प्लस j कैप, ये वाला भी पता है i कैप -j कैप प्लस k कैप, और ये वाला वेक्टर भी पता है,
ये कितना है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो वॉल्यूम हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द मॉडुलस ऑफ द डिटर्मिनेंट। बॉक्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या क्या लिखोगे, देखो पहले कोई भी किसी भी ऑर्डर में लिख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 1 1 ऐसा करो, पहले लास्ट वाला लिख लो, ठीक है ना। -1 1 0 हो गया, फिर ये वाला लिख दो 1 -1 1 हो गया, फिर पहला वाला लिख दो 1 1 -1, ऐसे लिख दो। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉड वैसे भी हम लगा रहे हैं। ये इन्होंने टी बोला हुआ है, दिस इज फॉर टी। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच। अब इसको एक्सपेंड करोगे, ये एक जीरो बनाना चाहोगे तो चलो एक जीरो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला जो है ना रो कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम सेकेंड वाले कॉलम में ऐड कर दो, या फिर सेकेंड वाला, अच्छा चलो ठीक है, ये -1 1 1 फर्स्ट वाला सेकेंड में ऐड कर रहे हो तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 0 1 -1 हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट वाले से, तो 1/6 ये आएगा, -1 इंटू इसको हटाओ 0 -2, तो -2 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया 1/3। जब 1/3 आ गया तो हमें 3t चाहिए, तो 3t कितना आ जाएगा, 3t इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1 लिख दो। सही है क्या? 1/6 ऑफ द, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कहीं एक बार चेक कर लो भाई कितना आ रहा है। पॉइंट्स तो अपने सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लो, हमने इसको यहाँ ऐड किया था, इसको इसमें ऐड किया है, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा और ये 2 हो जाएगा। जब हम इससे एक्सपेंड कर रहे हैं तो जीरो हो गया, इसको हटाया -1 आया, ठीक है ना। बोला था क्या है, वॉल्यूम ऑफ फॉर्म माई द प्लेन दिस इज टी क्यूबिक यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ 3t इज 1/6 ऑफ दिस वन। सही है, एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1/6 आ रहा है, इसको हटाया, ये आया -1 0 -2, इसको हटाया, ये जीरो हुआ और ये -2 हुआ तो 1/3 हुआ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ इसमें देखो थोड़ी सी गलती ये हो गई, ध्यान से देखो। गलती ये हुई है कि बी पॉइंट अपन ने गलत लिख दिया, -1 1 1 था, इसलिए गड़बड़ आ रहा है थोड़ा। इसको सही करो, -1 1 है ये, ठीक है। तो यहाँ फिर कौन सा लिखना है, ये वाला -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बनेगा, ठीक है ना। k कैप बनेगा तो यहाँ पे जो जीरो हमने लिखा तो ये 1 आएगा, ठीक है। अब सही है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब फिर इसमें क्या कर लो, फिर जीरो तो बना ही रहे हैं, फर्स्ट वाले कॉलम को सेकेंड में ऐड किया था तो ये आ गया था, फर्स्ट वाला कॉलम थर्ड में भी ऐड कर दो तो ये जीरो आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, ये जीरो हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अब 1/6 और ये हमारे पास -1, इसको हटाओगे तो ये 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, -4 बनेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो गया। जब ये 2/3 हो गया, t 2/3 हो गया तो 3t की वैल्यू आ गई अपने पास 2। सो 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कि L इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस टू द पॉइंट 2 -1 -1 इज पैरेलल टू द प्लेन दिस। L is the equation of the straight line which passes through the point 2 -1 -1 से पास हो रहा है प्लेन। L is the equation of the straight line, अच्छा line is parallel to the plane this one and is perpendicular to the line of intersection of the planes these two and is perpendicular to the line। तो ठीक है, ऐसे बनाओ, मान लो ये हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन इन्होंने दिया हुआ है, इस प्लेन की इक्वेशन लिख दो। इस प्लेन की इक्वेशन है 4x + y + z + 2 इज इक्वल टू 0। लाइन L is the equation of the straight line which passes to the point, L is the equation of the straight line which passes the point this one is parallel to the plane this। ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से, लाइन L जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है 2 -1 -1। देखो इसमें सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है ये, 2 -1 -1 इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, मान लो ये ऐसे लाइन है, इज पैरेलल टू द प्लेन दिस वन,
ठीक है, ये पॉइंट है मान लो ए, 2 -1 -1, ये एल लाइन है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, दिस वन, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस। इसका मतलब जो लाइन एल है वो किसके परपेंडिकुलर है, या हम ये कहें परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस वन। देखो ये जो है इससे हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, उसका डायरेक्शन क्या आएगा, आई कैप जे कैप कैप कैप, दो प्लेन के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो 2 1 0 है और ये 1 -1 1 है, नॉर्मल का क्रॉस कर दिया तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, एन वेक्टर हुआ, किस डायरेक्शन में, along the line of intersection of these two plane। और ये जो लाइन हम ए लिख रहे हैं, ये लाइन एल जो लिखा हुआ है, लाइन एल जो है इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, सही है, इसके परपेंडिकुलर है, is parallel to the plane this one and is perpendicular to the line of intersection of this, इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो ठीक है, ये हमने मान लो डायरेक्शन ये लिया हुआ अपन ने, ये जो भी है, ये कह रहे हैं कि ये लाइन, ये जो लाइन है एल 3 अल्फा बीटा से पास हो रही, तो ये मान लो पॉइंट है, ये पॉइंट है कोई 3 अल्फा बीटा इससे पास हो रही, तो इससे हम लोग एक वेक्टर बना लेंगे, ठीक है ना। तो ए एल डायरेक्शन का वेक्टर मान लो, इस डायरेक्शन का ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 -2, तो आई कैप हो जाएगा, प्लस अल्फा +1 जे कैप हो जाएगा, और ये बीटा +1 के कैप हो जाएगा, सही बात है क्या। अब ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, और जो प्लेन का नॉर्मल है उसके भी परपेंडिकुलर है भाई इस प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, इससे भी डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, और जो एन वेक्टर आएगा इससे भी डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। तो पहले इससे डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लेते हैं, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो कितना आएगा, ये आएगा 4, ये ए लिखा हुआ है, मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर रहे हैं, तो 4 प्लस कितना आएगा, अल्फा +1 प्लस बीटा +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तो अपने पास यहीं से आ गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो अपने पास यहीं से आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, ये 4 1 5 1 6, तो -6 हो गए, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू -6, डन, सॉरी +6, डन। लेकिन ये चेक करो, अगर अल्फा बीटा निकालना होता तो हम लोग इसका भी डॉट ले लेते, तो अल्फा बीटा दोनों ही निकल आते, तो अभी अल्फा और बीटा निकालने को अपनी की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, ठीक है, चलो बढ़िया है ये तो।